राम राम भाइयों। एक्सपोर्ट बिजनेस जितना सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, करने में उतना ही मजा आता है। क्योंकि जितनी मेहनत करके कोई प्रोडक्ट इंडिया में 10 रुपए में बिकता है, उतनी ही मेहनत करके वही प्रोडक्ट बाहर के देशों में 50 रुपए में बिकता है। इसीलिए आज जनता को समझ में आए, इसके लिए आसान भाषा में एक्सपोर्ट का फुल कोर्स में 4 पार्ट में ला रहा हूं, जिसका ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, कौन कौन से पॉइंट्स कवर हुए हैं, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन्हें पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। और आज तक आपने YouTube पर जितने वीडियो देखे होंगे, उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट और काम का वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इसका अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं एक्सपोर्ट के मॉडल से, जिसमें सबसे पहला और सबसे सेफ है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट या मर्चेंट एक्सपोर्ट। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपके पास 5 एकड़ के प्रोडक्शन में लहसुन और प्याज उत्पादन हुई है, लेकिन आपके पास एक्सपोर्ट्स के लाइसेंस नहीं है और ना ही आपके पास बायर्स है, ना ही पता है कैसे उन्हें कांटेक्ट करें। ऐसे में ही एंट्री होती है मर्चेंट एक्सपोर्टर्स की। ये वो लोग या कंपनियां होती हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है और इनके पास फॉरेनर्स बायर्स भी होते हैं। ये लोग आपके खेत या लोकल मंडी से माल खरीदेंगे, आपको तुरंत हैंड टू हैंड कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे और खुद अपने रिस्क पे उसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें फायदा ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स, कस्टम क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स का कोई सरदर्द नहीं होता है। इसमें आपका रिस्क बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन किसान को कम मिलता है। लेकिन शुरुआत के लिए जो किसान सीखना चाहता है, उसके लिए ये मॉडल सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपोर्ट मॉडल की, यानी डायरेक्ट एक्सपोर्ट। इसमें आप खुद एक कंपनी या फर्म रजिस्टर करते हैं, आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, अपेडा से जुड़ते हैं और खुद इंटरनेट या सरकारी ट्रेड फेयर से बायर से मिलते हैं। आप सीधे बायर से डील करते हैं, एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करते हैं और कंटेनर लोड करके माल अपने विदेश भेजते हैं। और इस मॉडल में सारा 100% मुनाफा आपकी जेब में आता है। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट के जितने सारे रिस्क होते हैं, सारे रिस्क आपको उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे किसान हैं जिसके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है, तो क्या आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक गजब का मॉडल बनाया है, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव मॉडल, जैसे अमूल या महाग्रेप्स काम करते हैं। इसमें आपके इलाके के 100-200 किसान मिलकर एफपीओ एक कंपनी बनाते हैं। अब अकेले एक किसान के पास एक कंटेनर माल रेडी नहीं होगा, लेकिन वही 50 या 100 किसान मिल जाए तो कई कंटेनर माल रेडी करके रख सकते हैं वो। सरकार एफपीओज को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए फंड और ट्रेनिंग भी देती है। आप सब मिलकर एक प्रोफेशनल मैनेजर भी रख सकते हैं, जो आपके एफपीओ के नाम पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगा। इसमें लागत कम और मुनाफा सब में बराबर बढ़ता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप माल उगाए, बायर से डील किए और अपना माल डायरेक्ट बेच दिए। एक्सपोर्ट का असली खेल होता है क्वालिटी कंसिस्टेंसी, ग्रेडिंग, मॉइस्चर कंट्रोल, रेजिड्यू लिमिट्स, पैकेजिंग, टाइमिंग, लॉजिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशंस, बायर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। कई देशों में पेस्टिसाइड रेजिड्यू लिमिट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि माल अगर स्टैंडर्ड के थोड़ा भी बाहर निकला तो पूरा का पूरा शिपमेंट कैंसिल हो जाता है। कभी कभी पूरा कंटेनर वापस भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट, कस्टम, सर्टिफिकेशन, रिजेक्शन रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशंस, स्पॉयलेज और डिले पेमेंट्स। इंटरनेशनल शिपिंग रेट कभी कभी अचानक कई गुना बढ़ जाते हैं और अगर बायर पेमेंट डिले कर दे तो एक्सपोर्टर का कैश फ्लो तक फंस जाता है। इसीलिए कुछ लोग बस खेती करके ही रुक जाते हैं और जो मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता जिनमें होती है, वही लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि एक आम किसान ये सारी चीजें आसान भाषा में समझ पाए और इनसे डील कैसे करे, ये उसको अच्छे से पता लगे, ताकि अभी ये जितनी डरावनी बातें की हैं, उन सबसे वो बाहर निकले और 100% प्रॉफिट का मालिक बने। अब बात करते हैं इंडिया से फार्मिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, ताकि आगे आपको समझने में आसान होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। इस वाले सेक्शन में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि जो आप खेती कर रहे हो या जिसका आप प्रोक्यूरमेंट कर सकते हो, वो वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं या नहीं। क्योंकि एक्सपोर्ट समझने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि दुनिया इंडिया से खरीदती क्या है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग यूनिट में से एक है
और इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका को भर भर के जाता है। इंडिया के टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में जो प्रोडक्ट शामिल हैं वो है राइस, स्पाइस, मरीन प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बफेलो मीट्स और प्रोसेस्ड फूड्स। लेकिन इनमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां इंडिया की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, जैसे बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, मसाले, आम, अनार, प्याज, टी और कॉफी। और ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम में भी इंडिया कई कैटेगरीज में दुनिया के टॉप देशों में आता है। उदाहरण के लिए इंडिया कई सालों से राइस एक्सपोर्टर्स में दुनिया के टॉप देशों में से एक है। दुनिया के कई देशों में जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई और अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है। विशेषकर बासमती राइस तो प्रीमियम कैटेगरीज में माना जाता है। अब मसालों की बात करें तो इंडिया को हिस्टोरिकली लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाता है और जिन्हें इतिहास पता है, इंडिया इन्हीं मसालों की वजह से गुलाम भी हुआ था। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े स्पाइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में से एक है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, एक्सपोर्ट में मसाले सिर्फ उगा लेना काफी नहीं होता है। एक्सपोर्ट मार्केट में कलर, एरोमा, ऑयल कंटेंट, मॉइस्चर और पेस्टिसाइड रेजिड्यू ये बहुत मैटर करते हैं। एक छोटी क्वालिटी प्रॉब्लम भी पूरी की पूरी शिपमेंट रिजेक्ट करा सकती है। इसलिए एक्सपोर्ट फार्मिंग में सिर्फ प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हर एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव क्रॉप नहीं होता। कई बार अनियन, चिली, राइस, पीनट्स, सेसमे, प्रोसेस्ड फूड्स, इन जैसे प्रोडक्ट्स भी ह्यूज क्वालिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आपको ये सब और अच्छे से जानना, समझना और पढ़ना हो तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है अपेडा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट और कंट्री के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री को कितना भेजा जा रहा है। इसके अलावा इंडियन ट्रेड पोर्टल पर हर देश में किन किन भारतीय कृषि प्रोडक्ट्स की डिमांड, आयात शुल्क और निर्यात की पूरी जानकारी मिल जाती है। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिन्हें एक्सपोर्ट करना आपके लिए शुरू में आसानी रहेगी, क्योंकि एक नया एक्सपोर्टर कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट उठा के एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और यही जगह है जहां पर बिगिनर एक्सपोर्टर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है जो उगा रहा हूं वही एक्सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहले आती है शेल्फ लाइफ, क्योंकि माल को पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, कस्टम्स और शिपिंग ये सब झेलना पड़ता है। तो अगर क्रॉप जल्दी खराब होती है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है, जिसको एक नया एक्सपोर्टर झेल नहीं पाता। इसलिए शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखते हुए जो आसान एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे, राइस, टर्मरिक, चिली और ड्राई स्पाइस जैसे प्रोडक्ट्स जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। और जो डिफिकल्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, लीफी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट फ्रूट जैसी क्रॉप्स, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से बिगिनर्स को इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी कंसिस्टेंसी। अगर आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया और अगर पहली शिपमेंट अच्छी गई और दूसरी में आपने क्वालिटी को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो बायर्स परमानेंटली आपसे हट जाते हैं। अब अगर आपको ये सारी जानकारी ऑफलाइन चाहिए, यानी अगर आप चाहते हैं किसी आदमी से मिलकर ये सारी जानकारी आप पूछ सकें और वो आपके एक एक सवाल का जवाब दे, तो अपेडा के लोकल कार्यालय पर जाकर एक्सपोर्ट की लिस्ट, इंटरनेशनल बायर्स की जानकारी और एक्सपोर्ट प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, फॉरेन मार्केट और ट्रेनिंग तक की जानकारी ले सकते हैं। यानी अगर आप अपेडा के लोकल कार्यालय पे विजिट किए तो आपके मन में जितने डाउट हैं, जितने सवाल हैं, वो सारी जानकारियां आपको वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा FIO ऑर्गेनाइजेशंस बिगिनर्स को ट्रेनिंग, वर्कशॉप और बायर कनेक्ट जैसी प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। जब आपके अपने प्रोडक्ट की डिमांड और बायर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, तब आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस पर ध्यान देना होता है। यानी अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए सीरियस हो तो उसको समझाने और जानकारी देने के लिए कई सारे स्रोत अवेलेबल हैं। बस आपको शुरू में मेहनत से पीछे नहीं हटना। अब थर्ड पॉइंट, यानी ये सबसे डेंजरस चीज है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू। इंडिया के कई प्रोडक्ट्स इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि कई सारे देशों में केमिकल की बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अपने क्रॉप पर पेस्टिसाइड स्प्रे किया, इंडिया के लोकल मंडी में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यूरोप या गल्फ के कंट्रीज में जब लैब टेस्ट हुआ और रेजिड्यू लिमिट क्रॉस निकली तो आपका पूरा कंटेनर रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्शन का मतलब सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, कई बार एक्सपोर्टर ब्लैक लिस्टेड भी हो जाते हैं।
तो लोग जो एक्सपोर्ट में रिस्क की बात करते हैं वो यही सारी रिस्क है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा यानी 200 से 500% तक का प्रॉफिट मार्जिन कैसे और कहां बनता है। तो पहला है कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड प्रीमियम वुड्स। अगर हम शुद्ध किसानी और प्लांटेशन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा प्रीमियम कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में है। मैं अभी बात कर रहा हूं चंदन, अगरवुड और अफ्रीकन महोगनी जैसे लकड़ियों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, जापान, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में असली चंदन और अगरवुड की लकड़ी और इनके तेल की कीमत इतनी ज्यादा है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव बिकते हैं। तो अगर आपके पास धैर्य है और लॉन्ग टर्म में करोड़ों का बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो इन हाई वैल्यू पेड़ों का एक्सपोर्ट आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसकी एक आम किसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इनकी फार्मिंग करके ही एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अभी के समय इंडिया में जो इसके एक्सपोर्टर हैं वो कोई भी फार्मिंग नहीं करता। आप इनका प्रोक्योरमेंट करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ नहीं उगाना चाहते हैं और रोजाना की खेती से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, और वो है वैल्यू एडिशन। दुनिया के बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, यूके या जर्मनी आपसे कच्चा माल खरीदने से कतराते हैं। वो प्रीफर करते हैं हम आपसे डायरेक्ट प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू यूज प्रोडक्ट मंगवाएं, क्योंकि उनके पास प्रोसेस करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हल्दी बेचेंगे तो शायद आपको इंटरनेशनल मार्केट में 80 से 100 रुपए मिले, लेकिन अगर आप उसी हल्दी को सुखाकर ऑर्गेनिक पाउडर बनाकर अच्छी पैकिंग के साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो वही हल्दी आपकी 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक बिकने के चांसेस रहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कच्चा अदरक या लहसुन बेचते हैं तो उसके सड़ने खराब होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वहीं अगर आप उसका डिहाइड्रेट पाउडर या फ्लेक्स बना देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 साल हो जाएगी और प्रॉफिट आपका 3 से 5 गुना तक बढ़ जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यू एडिशन के साथ ही काम शुरू करें। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए चीजें मैं बता रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि आपको ये जानना अभी जरूरी है कि कोई कच्चा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करके अगर इंडियन मार्केट से 2-3 गुना कमा रहे हैं तो उसी माल को प्रोसेस करके आप बेचेंगे तो 5 गुना तक आपकी कमाई बढ़ जाती है। तीसरा तरीका जहां सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिमांड और रेट किस हिसाब से मिल सकता है ये आप लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड और रेट काफी हाई रहता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि फॉरेन मार्केट में उसका क्या रेट मिलेगा। अगर आपके प्रोडक्ट पर यूएसडीए ऑर्गेनिक या अपेडा का इंडियन ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा हुआ है तो विदेशी बायर्स बिना मोल तोल के सामान्य भाव से 50 से 70% तक ज्यादा भाव देने के लिए तैयार रहते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखें कि वो अगर भाव देते हैं तो अपने नियमों के साथ काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी उनके नियमों के अनुसार आप नहीं चले, थोड़ी भी गड़बड़ी किए तो आप जितना फायदा सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान हो जाता है। और यही सब रीजन है कि भले ही कोई शुरुआत रॉ प्रोडक्ट्स के साथ करे, लेकिन सब जानने के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद से वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग करना जरूर शुरू कर देता है। अब बात करते हैं जो छोटे किसान या व्यापारी हैं उनको एक्सपोर्ट बिजनेस में कैसे घुसना चाहिए। छोटे किसानों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप 1 में सबसे पहले आप एक्सपोर्ट क्वालिटी उगाना सीखिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना सीखें। फिर आप अपना प्रोडक्ट उन एक्सपोर्टर्स को दो जो ऑलरेडी इस मार्केट में हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप सही क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। इससे आपकी क्षमता का पता लगता है। फिर स्टेप 3 में आप ग्रेडिंग और पैकेजिंग को समझिए, यानी प्रोडक्ट कैसे छांटे जा रहे हैं और कैसी पैकेजिंग हो रही है, इसका फुल नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में फर्स्ट इंप्रेशन पैकेजिंग से बनता है और जो दिखता है वही बिकता है। और फिर बिक जाने के बाद से ग्रेडिंग से डिसाइड होता है आपने माल कैसा भेजा है और बायर आपको आगे ऑर्डर देगा या नहीं, ये सब ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। स्टेप 4 में आप मर्चेंट एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए ही उसी के साथ रहते हुए आप बायर्स को समझिए, कैसे बायर्स बिहेव कर रहे हैं, सब क्या डिमांड कर रहे हैं और बाकी सारे उनके बिहेवियर को आप उनके साथ जुड़े हुए रहते हुए ये समझिए। ये सब करने के बाद फिर जब आपको नॉलेज हो जाए फिर आप एक्सपोर्ट मार्केट में आइए। इन सब प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस आपको भारी नुकसान से बचाते हैं। और अगर फार्मर्स ने ग्रुप यानी एफपीओ बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहा तब भी आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो जरूर करने चाहिए। लेकिन जब आपके पास लोग ज्यादा होंगे तो आप जल्दी से काम सीखेंगे और आपको काम करने में, समझने में, एक्सपोर्ट सब कुछ हैंडल करने में आसानी होगी।
अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में जो मिथ, झूठ या लोगों का कॉमन डर होता है वो सच है या झूठ है, या सच भी है तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है। पहला और इंटरनेट का सबसे बड़ा झूठ है कि आप मेरा वीडियो देख लो, मेरा कोर्स खरीद लो, ये किताबें खरीद लो या फिर फलाने ऐप डाउनलोड कर लो और भी तमाम वादे किए जाते हैं। ये सारी चीजें कर लो और अगले महीने से आप डॉलर की बारिश करने लगेंगे। लेकिन असलियत ये है कि इसमें आपको लॉजिस्टिक समझना होगा, अपेडा के नियम जानने होंगे और सबसे जरूरी क्वालिटी कंट्रोल और कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जितने नियम और प्रोसेस बताया हूं उन सबको अच्छे से ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली आपको जानना पड़ेगा। और ये सब जानने में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का समय लगता है। यानी एक्सपोर्ट कोई रातों रात या 1 महीने में अमीर बनने वाला कोई खेल नहीं है। दूसरा झूठ है या कहूं तो कॉमन लोगों का डर है कि बायर अगर पैसे लेकर भाग गया तो क्या होगा, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। ये दरअसल आम जनता का यानी जो एक्सपोर्ट में नहीं है उनका डर होता है। तो इसके लिए कुछ नियम है। इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे हवा में नहीं होता, इसके लिए बैंकिंग सिस्टम बनाए गए हैं। इसके लिए आपके पास 2 सुरक्षा कवच हैं। पहला है एलसी, इसमें बायर्स का बैंक गारंटी देता है कि जैसे ही आपका माल जहाज पर लोड होगा आपका पैसा आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा है ईसीजीसी, ये भारत सरकार की सरकारी संस्था है। अगर आप इनका इंश्योरेंस यानी ईसीजीसी कवर ले लेते हैं और आपका विदेशी बायर डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके नुकसान का 80 से 90% तक का पैसा भारत सरकार आपको देती है। इसलिए आप सही नियमों और जानकारी के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस में आएंगे तो उसमें रिस्क आपका बिल्कुल 0 हो जाता है। तीसरा झूठ है कि एक्सपोर्ट सिर्फ बड़े जमींदारों और बड़े लोगों का ही खेल है। मैं आपको ये झूठ भी इसी वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि कैसे एक छोटा किसान या व्यापारी मर्चेंट एक्सपोर्ट या एफपीओ बनाकर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। झूठ नंबर 4 है या फिर कहूं तो लोगों का डर है कि एक्सपोर्ट के लिए फर्राटेदार इंग्लिश आनी जरूरी है। आज के डिजिटल दौर में 90% बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस, ईमेल या फिर ऑनलाइन होते हैं जहां भाषा आपकी बैरियर नहीं बनती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ना इंग्लिश बोली जाती है ना समझी जाती है, लेकिन फिर भी वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं बात करनी पड़ जाए और आपको डर लग रहा है तो वहां आप ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट या डर हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लें। मैं जब अगला पार्ट लाऊंगा उसमें आपके सारे कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगा। अब बात करते हैं कुछ रियल प्रॉब्लम्स की जो एक्सपोर्टर्स को ग्राउंड लेवल पर झेलना पड़ता है। कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, बायर फ्रॉड, शिपमेंट डिले, पेमेंट डिले, क्वालिटी रिजेक्शन, मॉइस्चर इशू, पैकेजिंग फेलियर, कोल्ड चेन ब्रेकडाउन और फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज। इनके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे सारी परेशानियों के बारे में समझेंगे और उनके सॉल्यूशन भी जानेंगे। इनमें से आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कुछ पॉइंट्स को अभी इसी वीडियो में मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। एग्री एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है क्वालिटी कंट्रोल और एमआरएल यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। अगर आपके प्रोडक्ट में कीटनाशक का स्तर तय सीमा से 0.01% भी ज्यादा निकला तो फॉरेन बायर्स आपके माल को वहीं रिजेक्ट कर देंगे। और इससे भी बुरी बात कि उस रिजेक्टेड माल को भारत वापस लाने या फिर वहीं नष्ट करने का लाखों का खर्चा भी आपको अपनी जेब से देना होगा। यानी एक गलती और पूरा का पूरा बिजनेस साफ। तो आप समझ सकते हैं मैं वीडियो के शुरू से क्वालिटी कंट्रोल पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंडियन मार्केट में जमीन आसमान का फर्क रहता है। अब दूसरी समस्या है वो है पेरिशेबल नेचर एंड लॉजिस्टिक डिले। अब मान लीजिए आपने माल अपना लोड कर दिया लेकिन पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस में डिले हो गया, या समुद्र में कोई तूफान आ गया और आपकी शिपमेंट 5 दिन डिले हो गई, या कंटेनर का तापमान ऊपर नीचे हो गया, तो बायर्स के पास माल पहुंचने से पहले ही आपका माल सड़ जाएगा और बायर सीधे हाथ खड़े कर देगा और आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो जो एक्सपोर्ट में नए घुसने वाले हैं उनको ये ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे कि वो कैसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी समस्या है जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को अर्श से फर्श पर ला देती है, वो है प्राइस वोलेटिलिटी और सरकारी नीतियां। इंटरनेशनल मार्केट में एग्री कमोडिटी के दाम शेयर मार्केट की तरह हर घंटे बदलते रहते हैं। आज जो प्याज या चावल 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपने डील किया है, हो सकता है शिपमेंट पहुंचते पहुंचते इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाए और दाम घट जाए। ऐसे में कई बार धोखेबाज बायर्स, ये ध्यान दीजिएगा, धोखेबाज बायर्स माल उठाने से मना कर देते हैं।
इसके अलावा आती है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी। जैसे ही देश में किसी एग्री प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, भारत सरकार देश के उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उन प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट बैन लगा देती है या फिर भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। ऐसे में जो आपके विदेशी बायर से डील हुई होती है वो टूट जाती है और आपका इमेज खराब हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। इन सब से बचने के लिए जैसे ही आप किसी इंटरनेशनल बायर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो तुरंत कस्टम और डीजीएफटी के पोर्टल पर जाकर अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस पेमेंट की कॉपी रजिस्टर करा दें, क्योंकि कई बार जब सरकार बैन लगाती है तो उन प्रोडक्ट्स पर छूट दे देती है जो बैन लगाने से पहले डील हो चुका है। और चौथी सबसे बड़ी और रियल प्रॉब्लम विदेशी बायर्स द्वारा डिफॉल्ट कर जाना। शुरू में जब आप नए होते हैं तो कई बार विदेशी बायर्स आपसे एडवांस में काम नहीं करना चाहते, वो 50% पेमेंट पर डील करते हैं और उनके पोर्ट पर शिपमेंट पहुंचने के बाद से आपके माल में कमी निकालने लगते हैं और पेमेंट में आनाकानी करने लगते हैं। इसी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में आपके लिए दो सबसे बड़े हथियार हैं, वो है 100% इरिवोकेबल एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। नए एक्सपोर्टर के लिए ये सबसे सेफ तरीका होता है, क्योंकि इसमें बायर्स का बैंक आपको सीधे गारंटी देता है। इसमें नियम सीधा है, जैसे ही आपकी डील हुई बायर का बैंक आपके हिस्से का पैसा अपने बैंक में लॉक कर देता है और जैसे ही अपने देश में आप अपना माल जहाज पर लोड करेंगे और बिल ऑफ लोडिंग अपने बैंक में जमा करेंगे, बायर का बैंक आपका पैसा सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इसमें बायर्स चाह के भी आपका पेमेंट रोक नहीं सकता है। दूसरा है ईसीजीसी का सुरक्षा कवच। इसके बारे में वीडियो में अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूं, अगर याद नहीं आ रहा हो तो वीडियो थोड़ा रिवर्स करके आप देख लें। और इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारियां दी हैं वो सारी आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। इसके लिए भले आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखना पड़े। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया और किस पॉइंट को अच्छे से समझना चाहते हैं ये कमेंट करें, ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं आपके सारे उन सवालों का जवाब मैं उस वीडियो में कवर कर सकूं। और अगला पार्ट जल्दी आए इसके लिए आप कमेंट में पार्ट 2 लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट रहेगा उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी। अब आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, लेकिन असली गेम अब शुरू होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्सपोर्ट फार्मिंग करनी है तो आपको अपने खेत में क्या बदलाव करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपेडा क्या होता है, रेजिड्यू प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करें, ग्रेडिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस तैयार कैसे होता है। इनके अलावा और भी हजारों चीजें हैं जो नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस होंगे और यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। और अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।